the center of mass of a two particle system. ठीक है, हमने पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट सब फाइंड करना सीखा। अभी थोड़ा और डिटेल में मान लेते हैं ये दो पार्टिकल्स हैं, एक का मास है m1 और दूसरे का मास है m2। दीज आर टू डिफरेंट मासेस and these particles are separated by a distance r। ठीक है, इन दोनों पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास होगा that will lie on the line joining them। ठीक है, इस लाइन के ऊपर होगा। अगर तो ये दोनों पार्टिकल्स का मास बराबर है तो सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर में होता है, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ दोनों बॉडीज का मास डिफरेंट है तो सेंटर ऑफ मास विल बी टुवर्ड्स द हेवियर ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर ए टू पार्टिकल सिस्टम द सेंटर ऑफ मास is more closer to the heavier mass। center of mass is more closer to the heavier mass मतलब ये कि इस मास m1 का जो डिस्टेंस है वो है r1, m2 का जो डिस्टेंस है वो है r2। अगर तो m1 into r1 जो है m1 into r1 is always equal to m2 into r2। मीन्स अगर मास छोटा होगा तो उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से ज्यादा होगा, और अगर मास बड़ा है तो उसका डिस्टेंस, जैसे इस फिगर के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें m2 बड़ा मास है। इट मीन्स कि अगर हमने रेशो पता करनी है बेटा, therefore m1 by m2 will be equal to r2 by r1। m1 by m2 will be equal to r2 by r1। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम r1 भी पता कर सकते हैं और r2 भी पता कर सकते हैं। सो अगर बड़ा मास होगा तो डिस्टेंस कम होगा उसका सेंटर ऑफ मास से, छोटा होगा तो ज्यादा डिस्टेंस होगा। तो इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे देखो हम r1 और r2 कैसे पता करेंगे। मैं इसी एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड करूं, एडिंग 1 on both sides, therefore m1 by m2 plus 1 is equal to r2 by r1 plus 1। ठीक है, so that will become m1 plus m2 divided by m2 equal to r2 plus r1 divided by r1। बेटा r2 plus r1 जो है, r1 plus r2 जो है वो तो r के बराबर है, r1 plus r2 is r, और m1 plus m2 हो गया टोटल मास, सिस्टम का टोटल मास हो गया ये। ठीक, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ टोटल मास को अगर मैं m से रिप्रेजेंट कर लूं, डिवाइडेड बाय m2 इज इक्वल टू r1 प्लस r2, r के बराबर है, डिवाइडेड बाय r1। सो दिस वे आपको ये सॉल्व करने के बाद r1 का फॉर्मूला मिल जाएगा, r1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो m2 डिवाइडेड बाय m इंटू r, r1 इक्वल्स टू m2 डिवाइडेड बाय मतलब जिसका भी डिस्टेंस देखना है सेंटर ऑफ मास से, उससे दूसरे वाले का मास आपने लेना है, टोटल से डिवाइड करना है और टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली अगर मैं इसको इंटरचेंज करके 1 ऐड करता तो सीधा याद रखो बेटा, डायरेक्ट सॉल्यूशन याद रखो, फॉर टू पार्टिकल सिस्टम हमारे पास एक पार्टिकल जिसका मास m1, डिस्टेंस r1, m2 r2, तो जो r1 होगा that would be equal to m2 divided by m1 plus m2 into r, और जो m2 का डिस्टेंस है r2 will be equal to m1 divided by m1 plus m2 into r।
ठीक है, R1 और R2 हमें दोनों मिल जाएंगे इससे। जैसे क्वेश्चन है आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ये, इन इन HCl मॉलिक्यूल, देखो जो HCl मॉलिक्यूल है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। इन HCl मॉलिक्यूल the separation between hydrogen and chlorine atoms is 1.27 angstrom. In HCl molecule, the separation between hydrogen and chlorine atoms is 1.2. Calculate the distance of center of mass from hydrogen atom. ठीक है, इट इज गिवन कि जो क्लोरीन का मास है दैट इज 35.5 times the mass of hydrogen. Mass of chlorine atom, you know chlorine is quite heavier element है as compared to hydrogen. तो क्लोरीन का एटम का जो मास है दैट इज 35.5 times the mass of hydrogen. So this picture can be drawn like, ये अगर मेरे पास हाइड्रोजन है तो ये होगा क्लोरीन। ठीक है, ऑब्वियसली मैंने थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाने की कोशिश की है। ये जो डिस्टेंस है दोनों के सेंटर्स के बीच में वो है 1.27 एंगस्ट्रॉम। ऑब्वियसली जो सेंटर ऑफ मास होगा बेटा, देखो यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो, वो बिल्कुल ऐसे होगा जैसे क्लोरीन के ऊपर ही है, बिकॉज क्वाइट हैवियर मॉलिक्यूल है क्लोरीन। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस देखना है फ्रॉम हाइड्रोजन, सीधा मैं RH देखने वाला हूँ यहाँ। तो आपने क्या लिखना है, मास ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस देखना है हाइड्रोजन का, तो क्लोरीन के मास को टोटल मास से डिवाइड कर लो और मल्टीप्लाई कर दो 1.27 एंगस्ट्रॉम से। ठीक है, मास ऑफ क्लोरीन अगर मैं 35.5x ले लूं तो डिनोमिनेटर में आएगा x, मैंने सपोज कर लिया मास ऑफ हाइड्रोजन, तो क्लोरीन का हो गया 35.5 टाइम्स x इंटू 1.27 एंगस्ट्रॉम। तो ये बन गया बेटा RH इक्वल टू 35.5 डिवाइडेड बाय 36.5 इंटू 1.27 एंगस्ट्रॉम। तो 35.5 डिवाइडेड बाय 36.5 1.27 से मल्टीप्लाई करके 1.24 एंगस्ट्रॉम आएगा आपका आंसर। ठीक है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि ये जो सेंटर ऑफ मास है इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, वो ये वाला देखो, ये टोटल डिस्टेंस है 1.27 एंगस्ट्रॉम। जरूरत नहीं है इसको कन्वर्ट करने की, तो ये ऑलमोस्ट इधर होगा। ठीक है, मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वो हैवियर पार्टिकल की तरफ इंक्लाइंड होता है। ठीक है, इट इज मोर इंक्लाइंड, मोर क्लोजर टू द हैवियर मास। हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे बट वो थोड़ा सा लेंथी रहेगा। जैसे मैंने कल आपको बताया उस मेथड से अगर हम करें, मैं एक पार्टिकल ले लूं यहाँ हाइड्रोजन, एक ले लूं क्लोरीन, थोड़ा बड़ा ले लो, मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 0 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 1.270। ठीक, तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, मैं लिखूंगा XCM। सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट इधर ही तो होगा, x ही निकालना सीधा। मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 0 प्लस मास ऑफ क्लोरीन इंटू 1.27 हो गया m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ क्लोरीन। तो इससे भी तो वही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो बेटर ये है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें। R1 इक्वल्स टू, डायरेक्ट फॉर्मूला एक याद रखो, R1 इज इक्वल टू M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू R। ठीक है, अगर आप इसको, ये तो सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, इसको चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा।
बेटा जैसे जैसे सेंटर ऑफ मास के लिए हम उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करते हैं, कंपोनेंट्स फाइंड कर रहे हैं, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, तो सेंटर ऑफ मास को एक पार्टिकल की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। तो अगर वो पार्टिकल की तरह ट्रीट किया जा रहा है, वी कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जैसे हम नॉर्मली वेलोसिटी डिफाइन करेंगे, इट इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ आर। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब है कि जो VCM है, इसको लिखना d बाय डी टी ऑफ RCM। क्या है? टू पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। VCM is equal to d by dt of m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2। मास तो कांस्टेंट है, so we write VCM equal to 1 by m1 plus m2 into d by dt of m1 r1 plus d by dt of m2 r2। ठीक है, इजी है बेटा ये। VCM आपके पास आ जाएगा, इसको एज इट इज रहने दो, ये आ जाएगा m1 इंटू dr1 बाई डी टी प्लस m2 इंटू dr2 बाई डी टी। dr1 बाई डी टी हो गया v1, dr2 बाई डी टी हो गया v2। तो आपके पास सीधा फॉर्मूला VCM इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, एक पार्टिकल 4 kg मास है, 2 मीटर पर सेकेंड से दूसरे पार्टिकल की तरफ जा रहा है विद ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। जो दूसरा पार्टिकल है, इसका मास 2 kg है और इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, these two particles are moving towards each other with these given velocities। तो इस सिचुएशन के लिए what will be the velocity of center of mass? Velocity of center mass will be equal to 4 into 2 plus 2 into minus 1 divided by 4 plus 2। m1 v1 plus m2 v2। See, velocity is a vector quantity, so it's a vector quantity. You have to keep in mind the direction also. It will be 8 minus 2 by 6, so that is 6 by 6 equal to 1 meter per second। So 1 meter per second is the right answer। 5 by 3 गलत, 1.6 गलत, 6 गलत। 6 पता नहीं कैसे लाया, आपको मैंने बताया पहले भी, वेलोसिटी की जब भी डायरेक्शन की बात होगी तो आपने सेम डायरेक्शन में आपको नहीं पता चलेगा कोई फर्क है या नहीं है, बट व्हेन द डायरेक्शंस आर अपोजिट तो दैट मींस यू हैव टू टेक वन एज नेगेटिव। इन द सिमिलर वे हम और क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी ये एंड नहीं है। मैं एक बार आपको सारी सेंटर ऑफ मास की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर या एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। सो वी हैव एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बेटा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास is simply d by dt of VCM। Acceleration is rate of change of velocity, so ACM is equal to d by dt of VCM। क्या हुआ? m1 v1 m2 v2 divided by m1 plus m2। m1 into d by dt of v1 plus m2 into d by dt of v2 divided by m1 plus m2। ठीक है, d by dt को मैंने यहां लिख दिया। d by dt of v1 is a1, so it is m1 a1 plus m2 a2
divided by m1 plus m2, this is now ACM, मतलब this is now acceleration of the center of mass। ठीक है, तो फिलहाल हम ये 3 पैरामीटर्स हैं हमारे पास, जैसे काइनेमेटिक्स में भी थे, इन पे बेस हम क्वेश्चंस करेंगे पहले, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। बेटा देखें, अगर मेरे पास कोई 3 स्क्वायर्स के कॉम्बिनेशन से एल शेप में एक फिगर बनाई है ऐसे, ठीक, एंड लेट अस से कि each side of the square is A, each square। तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है उसके कोऑर्डिनेट्स कहां होंगे, इन टर्म्स ऑफ ए बताना है। ये भी ए है, ये भी ए है, मतलब ईच साइड इज ए। सो वेयर विल द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम लाई, ऐसे बना लीजिए x, ऐसे बना लीजिए y। ठीक है, पहले क्या करो, हर एक स्क्वायर का सेंटर निकालो। जैसे ये स्क्वायर है, इसका सेंटर तो यहाँ है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है। पहले इन तीनों सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, राइट। तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, देखो यूनिफॉर्म है सारे के सारे स्क्वायर, a/2 a/2, तो दिस विल बी a/2 a/2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे कि इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स एज्यूम कर लें, ठीक है, एंड ऑल दीज पार्टिकल्स हैव सेम मास, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, बट जब मास सेम होगा तो XCM YCM हमारे पास क्या आ गया, इस हिसाब से 5/6 a/2। अगर ध्यान से उसको ना लोकेट करने की कोशिश करते हैं, 5/6 कितना होता है, 5/6 बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं, डेसिमल आएगा 08 आ जाएगा, राइट, 2 not 3, 83, 0.83, 0.83 कहाँ होगा, यहाँ, ये जैसे 0 है, ये 0.5, ये 1, ये 0.8, और इधर होगा 0.8, दोनों 0.8 है ना, तो ये होगा सेंटर ऑफ मास का लोकेशन। सेंटर ऑफ मास का लोकेशन इस तरीके से आप फाइंड करोगे अगर हमारे पास कोई सिस्टम दिया हुआ है। तो जब भी हम सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम मींस कलेक्शन, मैंने आपको कल बोला कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। ये जो कलेक्शन है, इट कैन बी डिस्क्रीट collection, and also the system can be continuous। हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट सिस्टम और एक होता है कॉन्टिन्यूस सिस्टम। ठीक है, डिस्क्रीट सिस्टम क्या हुआ कि सपोज करो ये बाउंड्री है, एक पार्टिकल है यहाँ जिसका मास है m1, एक पार्टिकल यहाँ जिसका मास m2, एक पार्टिकल यहाँ इसका मास है m3। और कॉन्टिन्यूस हुआ कि ये है हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है, कोई सिस्टम है, हर कहीं मास प्रेजेंट है। यूनिफॉर्म भी हो सकता है, मैंने नॉन यूनिफॉर्म बनाया, इट कैन बी यूनिफॉर्म आल्सो। ये वी कैन हैव ए यूनिफॉर्म बॉडी, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी। यहां पर क्या है, वी हैव ए डिस्क्रीट सिस्टम। जो काउंटेबल होता है वो डिस्क्रीट है, और जो काउंटेबल नहीं है कॉन्टिन्यूटी में, जैसे ये पेन एक कॉन्टिन्यूस सिस्टम है। लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे ऑब्जेक्ट्स पढ़े, एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट तीसरा, वो डिस्क्रीट है। तो हमने अभी जो सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस करे या सेंटर ऑफ मास के पैरामीटर्स देखे, वो देखे किसके लिए, डिस्क्रीट सिस्टम। तो किसी कॉन्टिन्यूस सिस्टम के लिए
किसी कॉन्टिन्यूस बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करना है? सो लेट अस अंडरस्टैंड सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कॉन्टिन्यूस बॉडी। कैसे पता करना है? हाउ टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कॉन्टिन्यूस बॉडी। कुछ नहीं करेंगे बेटा, इसमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना। डिस्क्रीट के लिए हम समीशन करते हैं, ऐड करते हैं फॉर ए कॉन्टिन्यूस बॉडी XCM, एडिशन की जगह इंटीग्रेशन है। और आपको पता है इंटीग्रेशन को ही हम कॉन्टिन्यूस एडिशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन इज आल्सो कॉल्ड एज द कॉन्टिन्यूस एडिशन। तो XCM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ XDM एंड YCM जो होगा, YCM will be equal to integration of YDM and integration of DM। इस तरह से लिखना है आपने, ठीक है। अब ये DM क्या है, कैसे पता करना है वो मैं बताऊंगा। XCM ऐसे समझो आप, इट इज लाइक X1 M1 प्लस X2 M2, राइट। और नीचे क्या है, DM की इंटीग्रेशन। DM मतलब छोटा सा मास और इंटीग्रेशन का मतलब ऐसे छोटे छोटे सारे मासेस का सम। चलिए DM वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं बेटा। लेट अस फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। फिर कल मैं आपको नॉन यूनिफॉर्म रॉड का भी बताऊंगा, पहले बेसिक देख लेते हैं। यूनिफॉर्म रॉड हो गई कि ये एक रॉड है सपोज, जिसकी लेंथ है L, तो ऑब्वियसली इसका सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे ही होगा, है ना। बट हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स 0L/2 ही हैं। y कोऑर्डिनेट तो होगा ही नहीं, फाइंड करने की जरूरत नहीं है। जब बॉडी ऐसे पड़ी है तो सेंटर ऑफ मास इधर ही होगा कहीं, ऐसे है तो सेंटर ऑफ मास इधर ही होगा कहीं। ऐसे जब है ना, फिर आपको x भी पता करना पड़ता है, y भी। जैसे L शेप में था, तो सपोज करते हैं इस रॉड की मास और लेंथ, मास इस रॉड का ले लेते हैं m और लेंथ इस रॉड की हम ले लेते हैं L, ठीक है। लेट m इज द टोटल मास एंड टोटल लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ क्या हुआ, मास पर यूनिट लेंथ होगा m/L। मास पर यूनिट लेंथ इज m/L, ठीक। अगर मैं यहां पर इसी मास पर यूनिट लेंथ को लीनियर डेंसिटी बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी, एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा लैम्डा से। तो मैं बोलूंगा लैम्डा इज इक्वल टू m/L। लेकिन अगर मैं यहां कोई छोटा सा एलिमेंट ले लूं जिसका मास है dm और जिसकी लेंथ है dx, तो हम इसको dm/dx भी बोलेंगे। मास पर यूनिट लेंथ को dm/dx बोलो या m/L बोलो, एक ही बात है। तो अगर तो हमें कभी लैम्डा दिया होगा, देखो एक्सप्रेशंस में आपने देखा dm क्या है, व्हाट इज dm, इट इज मास ऑफ ए स्मॉलर एलिमेंट। किसी एक्सप्रेशन में अगर आपको ये चीजें दी हुई है तो dm को क्या लिखेंगे, देयरफॉर dm इज इक्वल टू m/L dx। लेकिन बेटा अगर नॉन यूनिफॉर्म बॉडी होगी ना, लैम्डा दिया होगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू dm/dx लिख के वी कैन से दैट dm इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। तो dm को दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, एक तो m/L dx और एक लैम्डा टाइम्स dx, ठीक है। मैं अभी m/L लिख रहा हूं क्योंकि मैंने सपोज करा है कि मास इज m एंड लेंथ इज L। तो व्हाट विल बी XCM, it will be integration of x dm divided by integration of dm।
ठीक है, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स लिखेंगे 0 to L। ठीक है, इंटीग्रेशन की लिमिट्स लिखेंगे 0 to L, क्योंकि इस dm को मैं एक्सप्रेस करूंगा इन टर्म्स ऑफ लेंथ, सो दिस विल बिकम 0 to L x इंटू, मैंने अभी आपको बोला m by L इज इक्वल टू dm by dx, सो dm क्या है, m by L dx, dm इज इक्वल टू m by L dx ओवर 0 to L, dm की जगह क्या लिखूंगा, m by L dx। ये m by L और ये m by L न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में खत्म, कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू 0 to L x dx डिवाइडेड बाय 0 to L dx। ठीक है, फिर फाइनली आपको पता है x की इंटीग्रेशन आ जाएगी x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 to L, और dx की इंटीग्रेशन आ जाएगी x फ्रॉम 0 to L, तो ये बन गया L स्क्वायर बाय 2 और ये बन गया L, माइनस 0 डाल दो ऊपर भी और नीचे भी, तो क्या बना L स्क्वायर बाय 2 इंटू L, तो आ गया ना आपके पास L बाय 2। इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लेना, हम कल नॉन यूनिफॉर्म बॉडी की बात करेंगे। ठीक है, जस्ट फाइंड लैम्डा, या लैम्डा की टर्म्स में आपको dm लिखना है या मास और लेंथ की टर्म्स में, तो ये लैम्डा एक्चुअली होता ही मास पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, इसको करो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस जो आज हमने पढ़ा, कंटिन्यूस बॉडी में इंटीग्रेशन लगाना, इस चीज को ध्यान रखना, इंस्टेड ऑफ समीशन आपको इंटीग्रेशन यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स कंटिन्यूस एडिशन। तो कंटिन्यूस एडिशन में ये डीएम वाला कॉन्सेप्ट फिर से देखो, डीएम क्या होता है, नहीं तो मैं ऐसे करता, देखो ये मेरे पास रेफरेंस है, ये आ गया मेरा ओरिजिन 0, और फाइनली मैंने यहां तक लेना है, तो यहां पर एक पार्टिकल ले लूंगा जिसका मास है dm1 और इसका डिस्टेंस है x1, दूसरा ले लूंगा, तीसरा ले लूंगा, कितने लेने पड़ेंगे, इनफिनाइट लेने पड़ेंगे, तो उसी को इंटीग्रेशन ऑफ डीएम बोलेंगे। ठीक है, और जब न्यूमरेटर में आपको m1 x1 लिखना था, तो उसको भी हम dm इंटू x या x इंटू dm लिखते हैं, x इंटू dm। ठीक है, इंटीग्रेशन यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ समीशन। ठीक है, इसको करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशन एंड समीशन।